हेलो गाइस, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीएसटी एंड कस्टम लॉ का चैप्टर नंबर 10। इससे पहले कि मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर करवा दिए हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक। अगर आपने नहीं देखे तो भाई डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है ना, जाके देखो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। और हाँ, अगर किसी को भी इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं जो कि बनाई जा रही है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए, सेमेस्टर 6 वालों के लिए, जीएसटी एंड कस्टम लॉ, और इसके अगर आपने नोट्स नहीं बाई करे तो यार क्या करा भाई। नोट्स बन चुके हैं अभी तक, अभी आपने नहीं लिए तो जाओ व्हाट्सएप पे मैसेज करो ना। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर ये शो कर दिया मैंने, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जाओ फटाफट से व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर नोट्स का प्राइस क्या है, नोट्स हमें बाय करने हैं, और मिनिमम प्राइस 150 के अराउंड है। जाके आप व्हाट्सएप से सॉफ्ट कॉपी को परचेज कर सकते हो। जिनको भी पूरी बुक के नोट्स चाहिए ना, इजी एक्सप्लेनेशन में जैसा मैं समझा रहा हूँ, इससे अच्छा है तो जाके आप ले लेना। और हाँ, अगर किसी को भी इससे पहले के लेक्चर नहीं मिल रहे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके इससे पहले की वीडियोस को वॉच कर लेना। चलिए जी, शुरू करते हैं फिर आज का चैप्टर नंबर 10, इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट मैन? भाई सुनो, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है जब आप कोई चीज खरीदते हो, उसके बदले आप जो पैसा पे करते हो, जो सामने वाला सप्लायर जो पैसा ले रहा है वो ना गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मार्कर ले लो, ये मार्कर है, वैसे हर किसी का एग्जांपल मैं मार्कर से देता हूँ, कॉमनली हो गया है। सुनो, ये मार्कर है, मैंने दुकान वाले से 20 रुपए का मार्कर खरीदा। मैं दुकान वाले पे गया, मैंने बोला 20 रुपए का मार्कर चाहिए। मार्कर लिया, मैंने बोला मुझे इस मार्कर का बिल चाहिए, मतलब टैक्स इनवॉइस चाहिए, तो उसने मेरे को इसका मार्कर का बिल दिया। अब ये जो मार्कर मैंने बाय करा, इसके 20 रुपए मैंने सप्लायर को पकड़ा है, ये लीजिए अपने 20 रुपए। उस 20 रुपए में से जो भी टैक्स इस मार्कर पे बनता होगा वो टैक्स क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। कौन पे करेगा? सप्लायर। अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया और मेरे पास जो बिल है उसके बिहाफ पर, और मैंने गुड्स रिसीव्ड भी कर लिया, अब इसके बिहाफ पर मैं अपना आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकता हूं अपनी gst.gov.nic साइट पर जाकर। ठीक है, तो इस साइट से मैं अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ले सकता हूं, जो भी गवर्नमेंट ने इस मार्कर के ऊपर मुझे दिया है। समझ आया? अच्छा, मार्कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कब, या किसी भी गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कब नहीं ले सकते, तो उसकी कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इस गुड्स को अगर मान लो पैसे दिए बट रिसीव्ड नहीं करा, मैंने बिल पे कर दिया, मैंने पैसे दे दिए, इनवॉइस ले लिया, बट ये मार्कर मुझे रिसीव्ड नहीं हुआ, मार्कर किसी थर्ड पर्सन को रिसीव्ड हो गया, मार्कर मेरे पास नहीं आया ना, तो कंडीशन ये कहती है कि अगर आपको पैसे आपने दिए हैं तो मार्कर भी आपको मिलेगा, और मार्कर आपके पास है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। अगर मार्कर नहीं है, थर्ड पर्सन के पास है, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर मान लो मार्कर तो मेरे पास है और पैसे मैंने दिए हैं, इनवॉइस भी मेरे पास है, मगर जो सप्लायर है जिसको आपने पैसे दिए उसने गवर्नमेंट को इस मार्कर का टैक्स नहीं दिया, तो फिर मैं इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला ना इस मार्कर पे। ठीक है, तो ऐसे कुछ सिचुएशन होते हैं जहां पर हमको आईटीसी मिलता है, और कुछ सिचुएशन जहां पर आईटीसी नहीं मिलता। आईटीसी बेसिकली होता क्या है? आईटीसी क्या होता है, छोटी आपको एक नॉर्मल सी डेफिनेशन या एक वर्ड में समझाऊं तो, आईटीसी एक मिलने वाला छूट है। किसी भी सामान या गुड्स या सर्विस पे जो छूट गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट की तरफ से जो छूट है उसको आईटीसी बोलते हैं। गवर्नमेंट से आप कुछ भी, अगर मान लो किसी भी सप्लायर से आप कुछ भी सामान खरीदते हो, कोई भी वस्तु खरीदते हो, तो उस पर आप गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स देते हो। जो भी टैक्स बनता है वो आप टैक्स पे करते हो। आप डायरेक्टली ना देकर आप सप्लायर को जो पैसा पे करते हो, सप्लायर जो है वो इंटरमीडिएटर है, मतलब कि वो बिचौलिया है, और वो गवर्नमेंट को आगे टैक्स भेजता है। जब गवर्नमेंट को उस चीज का टैक्स मिलता है और आपके पास उसका बिल है और गुड्स है, तो आप आईटीसी गवर्नमेंट की साइट से, जीएसटी की साइट पे जाकर आईटीसी क्लेम कर सकते हो किसी भी गुड्स का। जो गुड्स नोटिफाइड होंगे सिर्फ उनका। अगर गुड्स नोटिफाइड ही नहीं है, आईटीसी के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर उन लोगों के गुड्स का आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मार्कर, अगर मान लो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करा है अपनी लिस्ट के अंदर कि हाँ, इस मार्कर को अगर आप लेते हो या बेचते हो दुकानदार, तो इस पे आईटीसी आपको मिलेगा, तो ही मुझे इस पे आईटीसी मिलेगा। कोई ऐसी गुड्स है जैसे कि मान लो शूज है, शूज पे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको मना कर रखा है कि शूज जैसी चीजों पर आईटीसी नहीं मिलता। ठीक है, तो उस पर मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ आया? आईटीसी यानी मिलने वाली छूट गुड्स या सर्विसेज पे। समझ आया? चलिए जी, अब हम पढ़ने वाले हैं कि आईटीसी जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है अवेल करने की।
आईटीसी को अवेल करने के लिए, आईटीसी को लेने के लिए आपको ये अगर छूट चाहिए तो आप क्या करोगे, क्या करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए वो समझते हैं। इसकी 3 कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? 3 कंडीशन। पहला तो मैं बता दूं कि ये एज पर सेक्शन नंबर 16 और सब सेक्शन 1 के अंदर आता है। सेक्शन 16 और सब सेक्शन 1 के अंदर वो 3 कंडीशन मैं बताऊंगा जहां पर आप आईटीसी को यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हो। पहली कंडीशन है कि द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ओनली टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने जीएसटी में रजिस्टर्ड कराया है अपना नाम, आपके पास जीएसटीएन नंबर है, आपके पास एक यूनिक आइडेंटिटी है, एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड करने के बाद मिलता है, तो वही लोग जो है आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा नॉन रजिस्टर्ड पर्सन या नॉन टैक्सेबल पर्सन इसको क्लेम नहीं कर सकता। पहली चीज समझ आया। अगर मान लो मेरी कोई शॉप है और मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, छोटी सी परचून की दुकान है, तो मैं जो भी चीजें बेचूंगा ना उस पर टैक्स जो गवर्नमेंट को दे रहा हूँ उस पर मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है आईटीसी अगर चाहिए, छूट चाहिए तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। समझ आया। पहली कंडीशन कि जीएसटी में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। जो पर्सन रजिस्टर्ड होगा, सबको रजिस्टर्ड कराना भी कंपलसरी नहीं है कि मैं घर बैठा हूं, चलो खाली बैठा हूं तो एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेता हूं जीएसटी में, नहीं। अगर आप डीलिंग कर रहे हो बिजनेस की, गुड्स की, सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कुछ सप्लायर वगैरह हो, तो ही आप रजिस्ट्रेशन कराओ, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। घर में खाली बैठे हो तो आप रजिस्ट्रेशन बैठे बैठे मत कराना, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो पर्सन है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उनको ही आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन समझ लो, गुड्स या सर्विस जो होते हैं इज यूज्ड और इंटेंडेड टू द बी फॉर फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस ओनली। कह रहा है कि गुड्स या सर्विसेज अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज करी जा रही है, गुड्स और सर्विसेज अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज करी जा रही है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज करी जा रही है, तो ही आप गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे टैक्स देने पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज आप आईटीसी नहीं ले सकते। दूसरी कंडीशन दोबारा सुन लो, मैंने बोला कि अगर आप कोई भी बिजनेस पर्पस से गुड्स या सर्विसेज को बाय करते हो या गुड्स एंड सर्विसेज को ले रहे हो या बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो ही आप गुड्स एंड सर्विसेज पर मिलने वाली आईटीसी क्लेम कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप पर्सनल यूज के लिए, किसी अपने पर्सनल यूज के लिए, घर में यूज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो और सोच रहे हो आईटीसी क्लेम कर सकूं, तो आप नहीं कर सकते। जैसे मैं मार्कर मैंने अभी खरीदा बाहर मार्केट से और मैं चाहता हूं मैं आईटीसी क्लेम करूं उसका, मुझे नहीं मिलेगा भाई, पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ठीक है। मैं एक तो रजिस्टर्ड भी नहीं हूं, मान लो रजिस्टर्ड हूं भी, तो ये देखा जाएगा कि मैं इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, बिजनेस के लिए यूज करूंगा तो आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये कहता है रूल नंबर 2, ठीक है। पहला रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन बिजनेस पर्पस के लिए ही आप यूज करो, पर्सनल यूज मत करो। तीसरी कंडीशन सुन लो, तीसरी कंडीशन कहता है अमाउंट शैल बी क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन। देखो एक वर्ड आया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर उन्हीं पर्सन का होता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। अगर पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो, ना आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आएगा, ना आपको आईटीसी मिलेगा। सिंपल बात है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अपना इनपुट यानी कि क्रेडिट शो कर रहा है आईटीसी का, तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। इनपुट क्रेडिट लेजर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक लेजर है, सोनी पंखा बंद कर, सेट वाला एक बार ये वाला पंखा बंद कर दे। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो होगा उसमें आपने देखा जीएसटी साइट पर जाकर, एक जीएसटी की जो साइट होती है उस पर आईटीसी का एक इनपुट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बनता है, वहां अगर आपको वो शो कर रहा है इनपुट क्रेडिट लेजर आपका है, तो आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे, अदरवाइज आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अगला पॉइंट है उसके बाद कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं आईटीसी को क्लेम करने के लिए, ठीक है। पहले हमने आपके 3 वो पढ़ लिए रूल कौन कौन से हैं कि आप एलिजिबल माने जाओगे आईटीसी क्लेम करने के। तो पहला रूल है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, दूसरा आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तीसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो होना चाहिए, उसके बाद आप आईटीसी अवेल कर सकते हो, ठीक है। अब हम अगली बात पढ़ने वाले हैं कि कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी अंडर सेक्शन 16 और सब सेक्शन 2। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 आपको बताता है कि कौन सी कंडीशंस है जहां पर आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। तो पहली कंडीशन है, कह रहा है ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड इट मींस यू आर एलिजिबल
टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर सारी कंडीशंस पूरी होती है इसका मतलब है कि आप आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो। कौन सी कंडीशन है वो समझ लो। अब इसकी 4-5 कंडीशन मैंने लिख दी है। पहली कंडीशन नंबर 1, पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। अगर मान लो आपने कुछ सप्लायर से खरीदा है तो उसका आपके पास कोई प्रूफ पोजेशन होना जरूरी है। यानी कि अगर मैंने कुछ सामान बाहर से खरीदा है तो मेरे पास या तो टैक्स इनवॉइस हो या तो मेरे पास डेबिट नोट हो कि मैंने कोई चीज परचेज करी है। डेबिट नोट या टैक्स इनवॉइस अगर आपके पास नहीं है, यानी कि उसकी रिसिप्ट या कोई बिल वगैरह नहीं है, तो फिर आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन है, द आईटीसी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। जिस चीज पर आप आईटीसी क्लेम करना चाह रहे हो यह भी देखना, श्योर करना कि आईटीसी उस पर रिस्ट्रिक्टेड ना हो, आईटीसी उस पर मिलना चाहिए, तभी आप उसको क्लेम कर सकते हो। अब ऐसी चीज के लिए मत लड़ जाना। मान लो आपने 1 किलो दाल खरीदी सप्लायर से, उसने आपको बिल भी दे दिया बाकायदा बना के, आपका डेबिट नोट वही इनवॉइस आपको वो भी मिल गया। आप क्लेम कर रहे हो कि इस दाल पर मेरे को आईटीसी गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही, ठीक है। तो सोचो अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाइड ही नहीं कर रखा होगा उस दाल को, अलेर की दाल, मूंग दाल, चना दाल, कि इन दालों के ऊपर मिलने वाला आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ने ऐसा बोल रखा है, आईटीसी ही उसका रिस्ट्रिक्टेड है, गवर्नमेंट देती ही नहीं है उस पर आईटीसी, तो कैसे आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो ये भी कॉमन सेंस लगाना है आपको, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरा, रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज को रिसिप्ट कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको गुड्स एंड सर्विस को भी रिसीव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने एक पर्सन है ए, उससे मैंने कोई सामान खरीदा, मैंने बोला कि ए पर्सन से कि भाई मेरे को ना एक मोबाइल परचेज करना है, ठीक है। मैंने बोला मोबाइल परचेज करना है, उसका बिल भी मेरे को चाहिए। तो ए ने बोला ठीक है हम आपको मोबाइल के साथ बिल दे देंगे। मैंने बोला आप एक काम करो कि ना बिल मेरे को भेज दो, बिल जो है मुझे दे दो, रिसिप्ट मेरे को दे दो उसका टैक्स इनवॉइस, और जो मोबाइल है वो मेरा एक दोस्त है दिल्ली में रहता है, सी पर्सन उसका नाम है सी, आप उसको ले जाके मोबाइल दे दो, मुझे क्या दो, सिर्फ बिल, और मेरा फोन जो है वो किसको दे दो, सी को दे दो। तो क्या मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं इस जगह पे? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब तक आपके पास गुड्स या सर्विसेज नहीं आती तो माना नहीं जाएगा कि आपको गुड्स या सर्विसेज मिली है और आपने वो खरीदा है। बस आपने आईटीसी के लिए सिर्फ बिल ही तो मांगा है, फोन तो नहीं लिया ना। फोन जो गुड्स था, आपका सर्विस जो थी वो तो आपने किसी और को दिलवा दी, दिल्ली में सी को दिलवा दिया। तो कहने का मतलब है कि आईटीसी लेने के लिए आपके पास पोजेशन रिसिप्ट, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट हो, उसका कोई भी टैक्स इनवॉइस हो, और साथ ही साथ वो गुड्स भी आपको ही रिसीवर हुआ हो, रिसीव्ड अगर करा है गुड्स या सर्विस आपने ली है तो ही आप आईटीसी उसका क्लेम करोगे, अदरवाइज आप आईटीसी क्लेम करने के लिए नॉट एलिजिबल माने जाओगे। समझे? चलिए जी, अगला पॉइंट है उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। आईटीसी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर मान लो आपका सप्लायर जो है, आपने उसको पैसे पे करे मार्कर खरीदने के लिए, बट उसने इस मार्कर पे जो बनने वाला टैक्स है ना वो गवर्नमेंट को पे ही नहीं करा, तो इस केस में क्या आईटीसी आपको मिलेगा? तो इस केस में भाई आंसर है नो, क्योंकि यहां पर लिखा है पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपने टैक्स की पेमेंट जो है टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को करी है, जो भी चीज आपने खरीदी है, आपके सप्लायर की बात हो रही है, नॉट आपकी। अगर आपके सप्लायर ने आपकी जो भी चीजें आपने खरीदी है या जो टैक्स इनवॉइस आपको उसने दिया है उसकी पेमेंट गवर्नमेंट को कर दी तो ही उसका आईटीसी आपको मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जैसे टैक्स पेमेंट करा होगा वो आईटीसी भेज देगी। अब आईटीसी साइट से जाके आप क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिला, आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो, तो बाद में आपको आईटीसी रिफंड या रिवर्स करना पड़ जाएगा। तो आईटीसी आपको तब मिलेगा जब सप्लायर ने टैक्स की पेमेंट करी हो, ये भी एक रूल है, ठीक है। आगे लिखा उसके बाद फर्निशिंग द वैलिड रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39। कहता है कि अंडर सेक्शन 39 के कुछ रिटर्न्स होती हैं जिसको फर्निश करना बहुत जरूरी होता है आईटीसी क्लेम करने के लिए। अगर आप चाहते हो आपको आईटीसी मिले, आपको आईटीसी क्लेम करना है, तो इसके लिए आपको क्लेम करने के लिए आपको फर्निश करनी पड़ेगी आपकी रिटर्न्स वगैरह, जो कि सेक्शन नंबर 39 में बताई गई है। सेक्शन 39 में जो भी रिटर्न्स है फाइलिंग वगैरह करनी पड़ेगी, आपको वो सारा भरना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, आपको सारी डिटेल्स उसमें देनी पड़ेगी, उसके बाद आप आईटीसी के लिए एलिजिबल माने जाओगे। ये कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन कि आपके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट हो। दूसरी कंडीशन कि आपका आईटीसी उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज पर रिस्ट्रिक्ट ना हो, बंद ना हो, तब ये देख लेना खरीदने से पहले। तीसरा कि आपके पास गुड्स या सर्विसेज की रिसीव्ड होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि आपने गुड्स और सर्विस को लिया है, अपने पास रखा है, गुड्स या सर्विस आपके पास है। चौथा, आपने गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो पे कर रखा हो, गवर्नमेंट को आपने टैक्स दिया हो।
पांचवा है कि आपने कोई भी ITR वगैरह रिटर्न वगैरह जो है देने फाइल करने को बोला सेक्शन नंबर 39 में, वो आपने सब कुछ फाइल कर रखा हो। तो ये 5 कंडीशन अगर फुलफिल है तो आप कंडीशन के एलिजिबल माने जाओगे और आपको ITC मिलेगा सेक्शन 16 और सब सेक्शन 2 के अंदर। समझ आया? चलिए जी, अब हम आगे पढ़ते हैं। रिवर्सल ऑफ ITC फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या है? क्या बोल रहा है? रिवर्सल ऑफ ITC, जब आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इस केस में आपको ITC क्या, ये ना एक छोटा सा समझौता है। क्या है? छोटा सा समझौता है, आप इस तरीके से मानो। ठीक है, सरकार ने क्या करा, सरकार ने देखा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, जहां पर ना वो सप्लाई लेते हैं, सप्लाई का पैसा नहीं पे करते हैं और ना ITC अलग से क्लेम कर लेते हैं। तो इस केस में सरकार ने एक रिवर्सल ITC क्लेम का सेक्शन निकाला। सरकार ने क्या बोला, अगर कोई भी आदमी प्रोविजन नंबर 16 और सब सेक्शन 2 के अंदर आया और इसमें जो लिखा है उसके अंदर वो आ रहा है, इसकी टर्म एंड कंडीशंस इसके रिलेटेड है, तब उस जगह पर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ITC रिवर्स करना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो पहले इस कहानी को आप समझो जो मैंने यहां पर लिखी है। मैंने लिखा है वेयर ए रेसिपिएंट फेल्स टू पे द सप्लायर, कह रहा है कि जब कोई रेसिपिएंट सप्लायर को पैसे देने में फेल हो जाएगा, द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो भी उसके ऊपर सप्लाई वैल्यू बन रही है वो नहीं पे कर पा रहा सप्लायर को, कह रहा है अलोंग विद टैक्स पेबल विद इन 180 डेज, तब उसको 180 दिन के अंदर अंदर टैक्स जो है पे करना पड़ेगा, ऐसा बोला गया है। लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, जिस दिन से सप्लायर ने अपना इनवॉइस इशू करा है उससे 180 दिन के अंदर अंदर ये काम करना है। उसके बाद लिखा है एंड अमाउंट क्लेम ऑफ ITC बाय रिसिपिएंट, सो ही पेड अमाउंट विद इंटरेस्ट, और अगर गलती से पैसे ना पे करके और ITC अलग से क्लेम कर लिया रिसिपिएंट ने, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन ने, तो उसको अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट अलग से पे करना पड़ेगा रिवर्स के चार्ज में। ठीक है, और इसके अंदर लिखा है कि ये चीज बताई गई है अंडर सेक्शन 50 और क्लॉज नंबर 3 के अंदर, सब सेक्शन 3 और सेक्शन 50 के अंदर। अब आपको छोटा सा एक केस बताता हूं। देखो केस ऐसा है, थोड़ा सा समझना। एक रिसिपिएंट है, क्या है? रिसिपिएंट यानी कि R, और एक है सप्लायर यानी कि S। इस सप्लायर ने कोई माल इस R को बेचा, इस सप्लायर ने कोई माल R को बेचा और R के बनते थे उसके 2000 रुपए। R को 2000 रुपए जो थे वो पे करने थे, क्या करने थे? पे करने थे सप्लायर को। ठीक है, अब R ने क्या करा, R ने ना 2000 रुपए पे नहीं करे और बोल दिया कि आप मेरे को बिल दे दो। तो इसने क्या करा, इसको उसका बिल दे दिया। गुड्स तो डिलीवर हो गए थे, 2000 रुपए के गुड्स तो डिलीवर हो गए थे, साथ ही साथ में इसने इसको बिल भी पकड़ा दिया, जो है इसका टैक्स इनवॉइस वो भी इशू कर दिया। ठीक है, अब R ने क्या है, इसकी पेमेंट नहीं करी। अब R गया GST की साइट पे। R कहाँ गया? R गया गवर्नमेंट की साइट पे, GST साइट पे, और वहां पर जाकर उसने क्या करा, जो गुड्स उसने लिए हैं उसका ITC जो है वो जाके क्लेम कर लिया। अच्छा, इसने अगर 2000 रुपए नहीं दिए तो किसने दिए होंगे पैसे? तो सप्लायर ने अपनी जेब से इसके 2000 पे करे गवर्नमेंट को। सप्लायर ने क्या करा, गवर्नमेंट को 2000 रुपए पे कर दिए। ठीक है, किसके बिहाफ पर पे करे? R के बिहाफ पर। अब ये गवर्नमेंट सरकार, ये जो सप्लायर है ये चाहता है कि R जो है मेरे 2000 रुपए मुझे वापस कर दे, या मेरी जो पेमेंट है बन रही है उसको मेरा दे दे। ठीक है, मगर ये दे नहीं रहा और इसने जाके क्या करा, गवर्नमेंट की साइट से ITC को भी क्लेम कर लिया, ITC ले लिया। ITC कब मिलता है? जब आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करा हो, और गवर्नमेंट को टैक्स किसने पे करा? सप्लायर ने अपनी तरफ से 2000 पे कर दिए, तो गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल गया उस चीज का। अब गवर्नमेंट ने ITC रिलीज करा और इसने ITC क्लेम कर लिया धप से। यहां पे देखो क्या हुआ, पहली चीज जो है सप्लायर के साथ हुई कि उसके 2000 रुपए गए। दूसरी चीज कि उसको जो टैक्स भरना पड़ा वो अलग, और ITC जो है नहीं मिला, इसको ITC मिला, इसके 2000 रुपए नहीं आए और अलग से अपने 2000 गए, मतलब 4000 का चूना इसको लगा। अब ये बात जब गवर्नमेंट को पता चली तब गवर्नमेंट बोली कि भैया ऐसा है, R से बोली कि भैया ऐसा है कि आपने ना गुड्स की एक्चुअल जो पेमेंट थी वो नहीं करी है सप्लायर को। ठीक है, आपने 2000 रुपए इसको पे नहीं करी, पहली चीज। चलो कोई बात नहीं, अगर आपने 2000 रुपए पे नहीं करे, हम आपको टाइम देते हैं 180 दिन का। तो गवर्नमेंट आई, अब गवर्नमेंट जो थी यही, गवर्नमेंट ने इसको कहा कि हम आपको 180 डेज का टाइम देंगे। ठीक है,
आपको जिस दिन से सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा होगा ना, जैसे कि आपने गुड्स इससे लिया तो इसने इनवॉइस दिया था, मैंने बताया था दिया था, उसी दिन से 180 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। आप अपनी ना पेमेंट जो बन रही है गवर्नमेंट 2000 रुपए वो वापस कर दो, इधर इधर भेज दो, ठीक है, समझ आया? नहीं तो आप आईटीसी रिवर्स कर दो। तो इसने क्या करा, ना सप्लायर को पेमेंट करी ना गवर्नमेंट को पेमेंट करी, और आईटीसी जो है कहने लगा कि मैंने आईटीसी का 180 दिन हो गए भाई लिए हुए, 180 दिन यानी कम से कम 4-5 महीने, और आईटीसी कह रहा है मैंने खत्म कर दिया, 180 दिन हो गए लिए हुए, आईटीसी भी अवेल कर लिया, आईटीसी खर्च कर दिया इसने। गवर्नमेंट बोली अगर आपने 2000 नहीं पे करे और आईटीसी भी आपका खर्च हो गया, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपका आईटीसी खत्म हो चुका है, आपने 2000 रुपए भी नहीं पे करे और 180 दिन भी चले गए। अब 181 जब दिन आएगा, 180 दिन पूरे हो गए, जैसे ही 181वां दिन लगेगा, 181th डे जब लगेगा, उस दिन गवर्नमेंट ने बोला कि आप हमारे पास आओ, इसको बोला आर को, आप हमारे पास आओ, आकर हमको कैश में पेमेंट करके जाओ। क्या बोला? कैश में 2000 रुपए पे करो, ठीक है, 2000 के साथ साथ आप अपना टैक्स भी पे करो, जो कि इंटरेस्ट बनता है कितने महीने का, जो भी 180 दिन का टैक्स बनता है, 180 दिन का, तो वो टैक्स जो है इंटरेस्ट के तौर पर बढ़ता जा रहा है, अब हर दिन टैक्स बढ़ता जाएगा और वो भी आके पे करो। अगर ऐसा नहीं करा तो आप पेनल्टी के भुगतान करोगे, ठीक है, ये बताया गया है सेक्शन नंबर 50 और सब सेक्शन नंबर 3 के अंदर। तो यहां पर वही चीज मैंने लिखी है कि अगर कोई भी रिवर्सल ऑफ आईटीसी केस आता है, जहां नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है, जहां किसी सप्लायर ने सप्लाई तो दे दी, आईटीसी वगैरह भी उसने क्लेम कर लिया, किसने, रिसिपिएंट ने, बट पेमेंट नहीं कर रहा, तब उसको गवर्नमेंट 180 दिन का टाइम देगी। 180 दिन भी निकल गए तो गवर्नमेंट बोलेगी आप मेरे पास आओ, कैश पेमेंट करो, और प्लस अब आप उसका टैक्स भी पे करोगे, जो इंटरेस्ट बन रहा है, ब्याज बन रहा है दिन का, वो भी अब आप अलग से पे करोगे, तो ये आपकी पेनल्टी है, ठीक है। तो ये था इसका केस। अब हम बात करने वाले हैं कि द सेक्शन नॉट अप्लाई फॉलोइंग केसेस। ये जो नॉन रिवर्सल है, ये कौन कौन से केस पे अप्लाई नहीं होता, ये सेक्शन, ये जो है केस, ये कौन से केसेस पर, कौन सी जगह पर अप्लाई नहीं होता, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला केस आता है टैक्स पे अंडर आरसीएम। अगर कोई भी टैक्स पे हुआ है अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के, तो फिर ये केस एप्लीकेबल नहीं होगा, तो फिर आपको कोई भी आरसीएम का रिवर्स चार्ज वगैरह, आईटीसी वगैरह नहीं देना, ना गवर्नमेंट के पास 180 दिन बाद जाना पड़ेगा। अगर ये आरसीएम का केस होता, नॉर्मल सप्लाई है, रजिस्टर्ड पर्सन ने एक सप्लाई करी है दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को, तो करना पड़ेगा। दूसरा है अगर कोई भी डीम्ड सप्लाई है तो भी ये केस एलिजिबल नहीं होता, तो भी ये केस नहीं लगेगा रिवर्स चार्ज का, समझ आया। चलिए आगे हम पढ़ेंगे रिवर्सल इफ टैक्स इज नॉट पेड बाय सप्लायर। देखो रिवर्सल होगा, इस बार क्या हुआ, पहले केस में हमने पढ़ा कि जहां रिवर्सल हुआ था, जहां पर रिसिपिएंट ने आईटीसी वगैरह क्लेम कर लिया था, बट रिसिपिएंट ने पेमेंट नहीं करी थी सप्लायर को। अब हम पढ़ेंगे जहां पर सप्लायर ने टैक्स नहीं पे करा गवर्नमेंट को, और मैंने शुरू में बताया था कि आईटीसी आपको तब नहीं मिलेगा जब आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया। अगर आपने कोई चीज खरीदी सप्लायर से, आपने बिल वगैरह पक्का ले लिया, बट उसने टैक्स नहीं दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट रिलीज नहीं करेगी आईटीसी, और आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने आईटीसी क्लेम कर भी लिया तो आपको वो रिवर्स करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होगा कि रिवर्सल इफ टैक्स इज नॉट पेड बाय सप्लायर, रिवर्सल हो जाएगा अगर टैक्स पे नहीं करा सप्लायर ने, तब क्या होगा, कह रहा है रूल नंबर 37 और क्लॉज नंबर ए में लिखा है वेयर आईटीसी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने, मान लो मैंने एक फोन खरीदा और फोन पे आईटीसी मिलता है, ठीक है, मैंने एक फोन खरीदा, मैंने कोई ऐसी गुड्स खरीदी जिस पर आईटीसी मिलता है, मैंने गुड्स खरीदी और मैंने ना सामने वाले बंदे को पैसे दिए, सप्लायर को, मैंने बोला ये लीजिए आप अपनी पेमेंट, आप मेरे को टैक्स इनवॉइस इशू कर दो, उसने इनवॉइस इशू कर दिया। जब उसने टैक्स इनवॉइस इशू किया, मैं गया जीएसटी साइड पे, मैंने अपना आईटीसी क्लेम कर लिया, मैंने तो आईटीसी क्लेम कर लिया, मेरी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। सामने वाले पर्सन को टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को, जिसको मैंने सप्लाई का पैसा दिया था, उस पर्सन ने गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया, टैक्सेबल सप्लाई जो थी गवर्नमेंट को देनी थी वो नहीं दिया, उसने गवर्नमेंट का टैक्स पे नहीं करा, जो मुझसे कमाया उसका टैक्स बनता था गवर्नमेंट को पे करने का, वो नहीं पे करा। अब क्या होगा कि जब उसने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करा तो गवर्नमेंट मेरे पास आ गई, क्योंकि मैंने आईटीसी क्लेम करा है। गवर्नमेंट बोली कि भैया आपने आईटीसी क्लेम किया, मैंने बोला हाँ मैंने किया। बोली आपने सप्लाई ली, मैंने बोला हाँ ली। मैंने बोला, उसने बोला, गवर्नमेंट ने पूछा कि आपने टैक्स इनवॉइस लिया, मैंने बोला हाँ मैंने लिया।
तो गवर्नमेंट बोली कि आपने फिर टैक्स पे क्यों नहीं करा। मैंने बोला ये काम तो सप्लायर का है ना, मैंने तो पैसे सप्लायर को दिए थे पूरे, सप्लायर को टैक्स पे करना चाहिए था, है ना। तो सप्लायर ने टैक्स नहीं पे करा, तो यहाँ पर पकड़ना किसको चाहिए? डिफॉल्टर कौन हुआ, मैं कि सप्लायर? सप्लायर हुआ डिफॉल्टर। मैंने अपना सारा काम करा, सप्लायर का काम था कि मुझसे पैसे लेकर गवर्नमेंट को टैक्स पे करती, बट उसने नहीं करा। अब यहाँ पर एक्चुअल में महाराष्ट्र और मद्रास में कुछ ऐसे केसेस सामने आए थे जहां पर सेम यही सिचुएशन हुई थी कि रिसिपिएंट जो थे उन्होंने सप्लाई ली, टैक्स इनवॉइस लिया, अब जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स नहीं मिला ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, सप्लायर ने टैक्स नहीं पे करा। अब गवर्नमेंट भड़क रही है रिसिपिएंट पे, गवर्नमेंट जो है रिसिपिएंट पे भड़क रही है कि आपकी जो आईटीसी है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपकी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने टैक्स नहीं पे किया। यहां मेरी क्या गलती, मैंने तो टैक्स दिया है ना, मैंने तो सप्लायर को पैसे पूरे पे किए, उसने नहीं दिया टैक्स। तो गवर्नमेंट का पहला कायदा क्या बनता है कि गवर्नमेंट जो है उस सप्लायर को ढूंढे, उस सप्लायर से टैक्स वसूले। इन केस अगर सप्लायर नहीं मिल रहा, या सप्लायर मान लो छोड़ के चला गया, सप्लायर ने दुकान ही बंद कर दी, या सप्लायर ने माल बेचना चालू नहीं करा, या सप्लायर मर गया, खत्म हो गया सप्लायर, तब गवर्नमेंट मेरी गर्दन पकड़ेगी कि भाई सप्लायर तो नहीं मिला, अब आप बताओ कैसे करना आगे। अगर सप्लायर है तो पहले उसको ढूंढना चाहिए, कायदा ये बनता है। तो यहां पर वही चीज की बात हो रही है, कह रहा है कि अगर रिसिपिएंट ने अपना आईटीसी क्लेम कर लिया है और सप्लायर ने टैक्स पे नहीं करा है गवर्नमेंट को और रजिस्टर्ड कर दिया है, जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी आता है वो क्लेम कर लिया है, कह रहा है जो टैक्स पीरियड होता है उस टैक्स पीरियड के अंदर सप्लायर ने टैक्स भी पे नहीं करा गवर्नमेंट को, सो सप्लाई फर्निश्ड इज नॉट पे टैक्स बिफोर द 30th नवंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कहता है कि अगर आपकी सप्लाई किसी क्वार्टर के दौरान हुई है, जैसे मान लो आपका सप्लाई जो है सितंबर क्वार्टर की हुई है, तो सितंबर 30 से पहले अगर आपने सप्लाई करी है, अगर आपने सप्लाई 30 सितंबर से पहले करी है, तो फिर आपको 30 सितंबर के बाद पहले एक महीने की डेट थी 20 अक्टूबर तक की होती थी, 30 सितंबर से अक्टूबर की 20 तारीख, सितंबर से अक्टूबर की 20 तारीख, मतलब 20 दिन आगे बढ़ा के दिए जाते थे। उस 20 दिन के अंदर अगर आपने टैक्स पे नहीं करा तो आपकी आईटीसी खारिज कर दी जाएगी, फर्निश्ड कर दी जाएगी। अब उसको बढ़ा दिया गया है, अब उसको बढ़ाकर 2 महीना कर दिया गया आगे। अगर आपने कोई सप्लाई 30 सितंबर के क्वार्टर, मतलब सितंबर का जो क्वार्टर होता है 30 सितंबर, उससे पहले ले ली है कोई भी सप्लाई, चाहे आपने 29 सितंबर को ली हो, चाहे उससे पहले अगस्त में ली हो, कभी क्वार्टर सितंबर का है ना जो आपका, उससे पहले लिया अगर आपने सप्लाई, और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 30 सितंबर तक, और अगर आपने नहीं पे करा तो भी गवर्नमेंट आपको 2 महीने आगे का टाइम देती है। गवर्नमेंट बोलती है अगर आपकी सप्लाई 30 सितंबर से पहले की है और आपने अगर अभी तक टैक्स नहीं दिया मुझे, तो आप कोई बात नहीं, आप 2 महीना और लीजिए आराम से, आप 30 नवंबर तक टैक्स दे दो हमको। क्या बोलती है कि गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल पीरियड के दौरान 30 नवंबर तक हमको हमारा टैक्स दे दो। ये टैक्स कौन सी डेट का मांग रही है? 30 सितंबर से पहले का मांग रही है, जबकि 2 महीने और दे दिया, अक्टूबर नवंबर। अगर 30 नवंबर तक हमारे पास टैक्स नहीं आया तब क्या होगा? सुनो, कह रहा है रिवर्सल डेडलाइन बता दी उन्होंने। क्या बताया? रिवर्सल डेडलाइन। अगर 30 नवंबर तक सप्लाई का पैसा जो है नहीं बना, जो सप्लाई बनी थी 30 सितंबर से पहले, और 30 नवंबर तक पैसा नहीं आता, इस जगह पे क्या होगा कि नॉन रिवर्सल केस चल जाएगा। नॉन रिवर्सल केस के अंदर अंडर सेक्शन 50 में आपको लगेगी पेनल्टी और आपका आईटीसी हो जाएगा रिवर्स्ड। आईटीसी क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा, फर्निश्ड हो जाएगा आपका। किसका आईटीसी जाएगा यहाँ पे? रजिस्टर्ड पर्सन का, जो आईटीसी क्लेम करके बैठा है ना, उसका। ठीक है। सप्लायर का क्या हुआ भैया? सप्लायर तो नहीं दे रहा, सप्लायर को फिर वो पहले काम तो यही बनता है कि सप्लायर को ढूंढना चाहिए, बट सप्लायर नहीं मिल रहा इन केस, तब आपका आईटीसी खत्म हो जाएगा। या तो उसके बिहाफ पर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करो, आप टैक्स पे करो और उसके बाद फिर अगले महीने से आपका आईटीसी नॉर्मल दोबारा चालू हो जाएगा। आप हर चीज पे आईटीसी रिक्लेम कर सकते हो। ये लिखा आगे गवर्नमेंट ने, क्या लिखा? ये रहा कि अगर आपने 30 नवंबर तक, सप्लायर है तो वो टैक्स पे करे, अगर वो नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आईटीसी गया। अगर आपने टैक्स पे कर दिया तो क्या होगा? आपका रिक्लेमिंग आईटीसी रिवर्स जो है वो 37 और सेक्शन क्लॉज नंबर ए के तहत आपका दोबारा आईटीसी चालू हो जाएगा। कह रहा है कि आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स बिफोर द 30 नवंबर, 30 नवंबर से पहले अगर आपने टैक्स पे कर दिया है ना गवर्नमेंट को, तब क्या होगा कि रिसिपिएंट जो है वो अवेल कर सकता है अपना टैक्स क्रेडिट। किस फॉर्म से? जीएसटीआर 3B से। अगले टैक्स पीरियड के दौरान, जो भी अगला टैक्स पीरियड होगा उसमें आप अपना आईटीसी दोबारा से पहले की तरह क्लेम कर सकते हो, अगर आपने टैक्स पे कर दिया। नहीं करा तो कुछ नहीं मिलेगा, आगे आपको रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, और आगे आपको कोई नहीं मिलेगा टैक्स वगैरह किसी भी गुड्स व सर्विस पे। समझ आया?
तो ये थे आपके छोटे से कंसेप्ट। अब आगे मैं और कंसेप्ट लिखवाने वाला हूँ, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, आपको समझ आ गया होगा। आगे अभी चैप्टर और भी है, और लिखवाना है मेरे को, ठीक है? तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आगे अगला पॉइंट है हमारा उसके बाद, नो आईटीसी इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड। तो बुक में जैसे लिखा है, तो बुक के अंदर बताया गया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि अलाउड नहीं किया जाता अगर कोई पर्सन जो है वो डुअल बेनिफिट्स लेने की सोचता है, जैसे कि आपका कोई भी डेप्रिसिएशन होगा इस पर और आईटीसी क्लेम कर कर उस पे। तो अगर आप कोई भी डेप्रिसिएशन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर आप एक ही चीज का बेनिफिट ले सकते हो, या तो आप डेप्रिसिएशन पर ले सकते हो या फिर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सिर्फ एक जगह पे आप ले सकते हो, यहाँ पर अवेल कर सकते हो अपना फायदा, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट है, इसके अंदर ना डेप्रिसिएशन वाला जो पॉइंट है ये ढंग से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन बाकी बुक में करा हुआ नहीं है, तो बुक में इतना ज्यादा कुछ इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई भी नहीं है। और अगला पॉइंट इसके बाद लिखा हुआ है टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। अब हम बात करेंगे टाइम लिमिट क्या होती है आईटीसी अवेल करने की। तो सपोज करो अगर आपने कोई सप्लाई करी है या फिर आपने कोई ऐसा कुछ बाय करा है, परचेज करा है जिस पर आपको आईटीसी मिलता है, वो आपने मान लो कोई सामान है जो परचेज करा है वो 2023 में या 2024 के अंदर खरीदा है, ठीक है? और आप इसके दौरान, इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान आप जो है अपना आईटीसी का टाइम जो है वो क्लेम करना भूल जाते हो। आप क्या करते हो, इस साल के दौरान आईटीसी क्लेम नहीं करते, ठीक है? तो क्या आपको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आपको अगले साल तक आईटीसी मिल सकता है। और इसकी अवेलिंग डेट क्या है? तो अगले साल की 2024 से 25 का जो नवंबर होगा, नवंबर 30, तो ये होगी इसकी लास्ट डेट अवेल करने की, कि आप नवंबर 30 तक अपना आईटीसी जो है वो क्लेम कर सकते हो अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करके। अगर आपकी एनुअल रिटर्न 30 नवंबर से, अगले साल की 30 नवंबर से पहले फाइल हो गई है, जैसे कि 30 जून को फाइल हो गई है, तो आपको वही 30 जून लास्ट टाइम होगा, उसी टाइम आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते एंड डेट तक, जैसे 30 नवंबर तक, तो आपकी डेट जो है वो आईटीसी क्लेम करने की 30 नवंबर तक फर्निश्ड एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है? तो आप जब तक इसको एक्सटेंड करवा के आराम से ले सकते हो। और लास्ट डेट जो है वो है अपनी 30 नवंबर अगले साल की। जैसे 2023-24 चल रहा है, आईटीसी आपने क्लेम नहीं करा तो आप अगले साल की 30 नवंबर तक इसको ले सकते हो। अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुई तो, फाइल हो चुकी है बीच में किसी दौरान, तो उसी टाइम आपको लेना पड़ जाएगा, फिर 30 नवंबर आपकी एलिजिबल नहीं मानी जाएगी, ठीक है? अगला पॉइंट आता है अप्रोप्रिएटमेंट ऑफ आईटीसी, ठीक है? अप्रोप्रिएटमेंट ऑफ आईटीसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 7 क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 4। ये 3 क्लोज हैं, वैसे इसके टोटल 6 क्लोज होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 17(1), 17(2) ऐसे करके 6 तक। आपकी बुक में सिर्फ 1 2 और 4 का जिक्र करा गया है। 17(1) में क्या लिखा है? 17(1) में बताया है कि वेयर गुड एंड सर्विसेज आर यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस एंड फॉर अदर पर्पस। अगर आप किसी भी बिजनेस पर्पस या अदर पर्पस जो कि बिजनेस से रिलेटेड ही होना चाहिए तब यूज कर रहे हो तो आप उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज आपका नॉन बिजनेस पर्पस है तो आप आईटीसी उस पर क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद आता है 17(2), इसके अंदर लिखा है वेयर गुड्स एंड सर्विस आर यूजली पार्टली इफेक्टेबल टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड या कोई भी तरह की एग्जम्प्ट सप्लाई है तो उस पर आप आईटीसी जो है वो अवेल कर सकते हो, अदरवाइज आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? उसके बाद आ जाता है थर्ड, जिसके अंदर है 17 और 4, सेक्शन नंबर 17 4, जहां पर ये लिखा है। इसमें 2 तरीके की आती है, पहली आती है बैंकिंग कंपनीज, दूसरी आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग में नॉन बैंकिंग भी होती है और एक बैंकिंग भी होती है। अब बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनी जो है यूज करती है सप्लाई वगैरह को, जहां पर उनका आईटीसी वगैरह बनता है, एलिजिबल टैक्स वगैरह बनता है जो उनको पे करना पड़ता है, तो इसमें ये लोग भी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इनकी 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस में बताया गया है कि जहां पर 50% ऑफ आईटीसी का टोटल 50% जो है ये एलिजिबल होती है क्लेम करने के लिए, और 50% जो है वो लैप्स हो जाता है क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होता क्लेम करने के लिए। और दूसरी कंडीशन है कि जहां पर आप पूरा 100% जो है अपना टैक्स जो है वो क्रेडिट जो है क्लेम कर सकते हो। और ये कब कर सकते हो? जो लोग 50% वाले में, यानी कि कुछ बैंकिंग सर्विसेज
और कुछ नॉन बैंकिंग सर्विसेज और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने 50% वाले अवेलेबिलिटी में इंक्लूड हो चुके हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो ये लोग अब 100% वाले अवेलेबिलिटी में एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं माने जाएंगे जिनके पास सेम पैन कार्ड है, सेम पैन नंबर है, जो कि पहले 50 वाले में एलिजिबल माने गए थे, अब नहीं माने जाएंगे। तो उसके लिए आपको सेम पैन होने की रिक्वायर्ड नहीं है। लिखा है इसके अंदर कि जो भी टैक्सेबल सप्लाईज होंगी, जो भी मेड करी जाएगी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा या फिर कोई अदर रजिस्टर्ड पर्सन होगा जिसके पास सेम पैन कार्ड नंबर है, तो वो ही इसमें एलिजिबल माना जाएगा। 100% वाले में आप आईटीसी अवेल कर सकते हो पूरा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ब्लॉक क्रेडिट की। ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है? तो ब्लॉक क्रेडिट इसमें हम पढ़ेंगे कि किस किस जगह पर जो आईटीसी है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो मिलने वाली छूट है, वो ब्लॉक है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर सरकार ने, गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करा है, जीएसटी काउंसिल्स ने, कि इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजों पर आईटीसी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आईटीसी नहीं दिया जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई जो है नहीं मानी जाएगी इनको, ठीक है। तो वो कौन सी चीजें हैं उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 17 और सब सेक्शन 5। सेक्शन 17 और सब सेक्शन 5 को अगर आप गूगल पे सिंपल लिखोगे ब्लॉक क्रेडिट लिस्ट 2025-26 सेक्शन 17 और सब सेक्शन 5, तो अपने आप ही एक लिस्ट खुल के बड़ी सी आ जाएगी जहां पे आपको सारे ब्लॉक क्रेडिट दिख जाएंगे गूगल पे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल आता है सेक्शन नंबर 17। याद रखना, मैं बार बार सेक्शन नंबर 17 नहीं रिपीट करूंगा क्योंकि सारे ही सेक्शन नंबर 17 के अंडर आते हैं, बस इनका सबसेक्शन और इनके क्लॉज चेंज होते हैं। तो सेक्शन नंबर 17 अपने आप समझ जाना कि ये सारे सेक्शन 17 के ही हैं। मैं सिर्फ सबसेक्शन बताऊंगा, सबसेक्शन 5 और क्लॉज ए, ठीक है। इसके अंदर बताया गया है कि मोटर व्हीकल्स जो हैं इन पर आईटीसी ब्लॉक्ड है। कौन कौन से मोटर व्हीकल्स है तो मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि वो मोटर व्हीकल जिसमें 13 सीटर से ज्यादा बड़े मोटर व्हीकल हैं, जैसे कि जिस मोटर व्हीकल में 13 से ज्यादा सीट्स होती है ना, जिसमें 13 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, ये एक्सक्लूडिंग ड्राइवर को छोड़ के जो 13 से ज्यादा बैठ सकते हैं, तो उनका आईटीसी ब्लॉक्ड माना जाता है। और इंक्लूड किसको किया गया है? जिसमें 13 सीटें होनी चाहिए इंक्लूडिंग ड्राइवर की सीट, मतलब ड्राइवर की सीट लगा के 12 सीटें और हों, तब उस मोटर व्हीकल को माना जाएगा कि आईटीसी इस पे मिलेगा। और यहाँ पर कुछ एग्जम्पशंस भी हैं। एग्जम्पशंस में क्या लिखा है कि अगर मोटर व्हीकल आप सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, अपनी टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो इस पर आईटीसी मिलेगा। अगर टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा है, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के तौर पे यूज कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर को ले जाने के लिए, तब आपको इस पर आईटीसी मिलेगा। तीसरा लिखा है, अगर आप अपनी ड्राइविंग मोटर्स व्हीकल वगैरह का पार्ट वगैरह का ड्राइविंग या ट्रेनिंग के रूप में यूज कर रहे हो, तो भी आपको आईटीसी इस पर मिल जाएगा। सेकेंड है वेसल एंड एयरक्राफ्ट, सबसेक्शन 5 और क्लॉज AA। तो इसके अंदर बताया गया है कि जितने भी वेसल्स और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइडर है, इनका आईटीसी ब्लॉक करा गया है। कुछ एग्जम्पशन केस है, जैसे कि ऊपर वाले में बताया था, जैसे सबसेक्शन 5 और क्लॉज A में बताया था मोटर व्हीकल में जो भी चीजें उसमें मैंने बताई, जैसे कि आपका मोटर व्हीकल जो है वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर को ले जा रहे हो, तब आपका जो आईटीसी है जो ब्लॉक नहीं माना जाएगा। तो वही सारी कंडीशन इसमें अप्लाई होगी। तीसरा आता है सर्विसेज। अगर आप जनरल सर्विसेज दे रहे हो, अगर आप कोई भी अदर सर्विसेज दे रहे हो, अगर आप रिपेयर या मेंटेनेंस की सर्विसेज दे रहे हो, तो सेक्शन नंबर सबसेक्शन 5 और अंडर क्लॉज AB इसको माना गया है कि इसका जो आईटीसी है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो ब्लॉक्ड हो जाएगा अगर कोई भी सर्विसेज रिपेयर या मेंटेनेंस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ एग्जम्पशंस हैं। एग्जम्पशंस ये हैं कि अगर वो सर्विसेज क्लॉज A या क्लॉज AA से मिलती हुई होंगी, जैसे यानी कि क्लॉज A यानी वेसल वाला या मोटर सर्विसेज वाली एग्जम्पशन जो है इस पर भी अप्लाई होगी, तो ही इसको आईटीसी अवेल माना जाएगा, अदरवाइज इसका ब्लॉक माना जाएगा। अगला पॉइंट है स्पेसिफिक सप्लाइड, कुछ ऐसी सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज की जिस पर आईटीसी ब्लॉक माना जाता है। उसमें आता है पहला फूड यानी कि खाना, फूड हो गया, बेवरेजेस हो गया, मैंने लिखा है फूड, बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, हेल्थ, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, मोटर व्हीकल, वेसल्स, क्लब मेंबर या जो कोई भी क्लब मेंबर की फीस वगैरह आप भर के उसमें ज्वाइन करते हो, वो चीजें। हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड हो गया, जिम वगैरह की फीस इसमें शामिल है। एम्प्लॉय का कोई भी ट्रैवलर का खर्चा है जो वैकेशन वगैरह का होगा, या होम ट्रैवल वगैरह का जो खर्चा होगा, इन सब पर मिलने वाला आईटीसी
अवेल नहीं माना जाएगा, आईटीसी इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज सबसेक्शन 5 और क्लॉज सी के अंदर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है तो वहां पर आईटीसी ब्लॉक माना जाएगा, किसको छोड़कर, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी को छोड़कर। ठीक है, अगला पॉइंट है इनपुट सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सबसेक्शन 5 और क्लॉज डी। तो ये रहा सबसेक्शन 5 क्लॉज, एक मिनट, डी, ये वाला इसका सबसेक्शन 5 है और क्लॉज डी है, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टीज वगैरह जो होगी प्लांट और मशीनरी को छोड़कर बाकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, तो इनका आईटीसी जो है ब्लॉक माना जाएगा। अगला लिखा है इनपुट इन केस ऑफ एनआरटीपी सेक्शन सबसेक्शन 5 और क्लॉज एफ सबसेक्शन 5 कह रहा है कि अगर कोई भी इनपुट लेता है, केस किसका है, एनआरटीपी का, नॉट टैक्सेबल पर्सन, नॉट टैक्सेबल रेजिडेंशियल पर्सन अगर कोई है जो टैक्सेबल नहीं है, जो नॉन रेजिडेंस है, जो यहाँ नहीं रहता, फॉरेन में रहता है, तो इन लोगों का भी आईटीसी ब्लॉक माना जाएगा। ठीक है, अगर आप इंडिया के नहीं है तो आपका आईटीसी ब्लॉक। उसके बाद अगला पॉइंट है सीएसआर, यानी कि कोई भी अगर कमर्शियल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीजें कर रहा है, सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड कर रहा है जो कि कंपनी एक्ट 2013 में आती है, तो इनका आईटीसी ब्लॉक है। अगली आती है पर्सनल कंजप्शन, अगर आप कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज का बिजनेस के अलावा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज कर रहे हो, यानी पर्सनल कंजप्शन कर रहे हो, ठीक है, तो आपका आईटीसी ब्लॉक माना जाएगा। अगला है गुड्स स्टोलन या फिर लॉस्ट बाय थेफ्ट वगैरह हो सकता है, जहां पर आपके गुड्स चोरी हो गए या चोरी नहीं हुए तो जल गए, खो गए, ऐसी जगह पे सबसेक्शन 5 और क्लॉज एच के तहत आपका आईटीसी ब्लॉक माना जाएगा गुड्स स्टोलन और थेफ्ट के केसेस में। ठीक है, तो ये था सेक्शन 17, टोटल सेक्शन 17 और सबसेक्शन 5 हमने पूरा पढ़ लिया, जहां पर कौन कौन सी चीजों पर आईटीसी ब्लॉक है वो सारी चीजें आपको डिस्कस हो गई। बाकी फर्दर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल से जाके लिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो, सेक्शन 17 और सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट लिस्ट गूगल पे सर्च कर लेना। आगे हम पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी स्पेशल केसेस, कौन से स्पेशल केसेस हैं जिसमें आईटीसी ब्लॉक नहीं है। अब हम बात करेंगे अंडर सेक्शन 18 की। अंडर सेक्शन 18 के वो चीजें पढ़ेंगे जहां पर आईटीसी ब्लॉक नहीं है। पहले आप इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो अंडर सेक्शन 18 का, अब आगे लिखवाने वाला हूं। ठीक है, हेडिंग पे आ चुके हैं। हमारी अगली हेडिंग है, जो अगला पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन स्पेशल केसेस, सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से केसेस हैं, कुछ केसेस स्पेशल हैं जो ऐसे हैं जहां पर आईटीसी जो है वो ब्लॉक्ड नहीं है, आप आईटीसी को अवेल कर सकते हो। तो उसका पहला जो केस आता है वो आता है हमारा सेक्शन नंबर 18 और क्लॉज फर्स्ट सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए। इसमें लिखा है पर्सन ऑलरेडी इंगेज्ड इन बिजनेस बिफोर जीएसटी। कह रहा है कि अगर कोई पर्सन जीएसटी से पहले यानी कि 2017 से पहले अपने बिजनेस में इंगेज्ड था, अब 2017 के बाद जैसे ही जीएसटी आया और वो पर्सन जो है टैक्सेबल पर्सन बनना चाहता है, वो पर्सन जो है उसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट वो ज्यादा है अपने जीएसटी को पे करने के लिए। ठीक है, और अब वो चाहता है कि मैं जीएसटी नंबर लूं और मैं जीएसटी को पे करूं। ठीक है, तो अगर मान लो जब वो जीएसटी पर्सन बन जाएगा, सपोज करते हैं 1 अप्रैल से 2019 से, वो पर्सन चाहता है कि अब मैं इस साल से जीएसटी पे करूं और उसका आईटीसी वगैरह क्लेम करूं, क्योंकि उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा है, तब वो यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है जीएसटी के लिए। जो पर्सन बिजनेस में इन्वॉल्व था अब वो रेगुलर जीएसटी पेबल पर्सन बन सकता है अगर वो विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर जीएसटी में इन्वॉल्व करा सकता है, अपने आप को रजिस्टर्ड कराता है तब। ठीक है, दूसरा आता है सेकेंड पॉइंट, कह रहा है सेक्शन नंबर 18(1) और बी जो है इसका क्लॉज, कह रहा है व्हेन ए पर्सन अप्लाई फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। काफी बार क्या होता है, कुछ लोग जीएसटी के अंदर इनपुट लेने के लिए, इनपुट यानी कि बेनिफिट लेने के लिए जानबूझकर अपनी इच्छा से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ। कुछ लोग अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो भी वॉलंटरी तौर पर यानी अपनी इच्छा से, स्वरूप से, तब यहाँ पर अगर मान लो वो जीएसटी के छोड़कर 2017 सीजीएसटी एक्ट छोड़कर आईजीएसटी या यूटीजीएसटी में इनरोल करा लेते हैं, इट मीन्स कि उन्होंने सीजीएसटी में इन्वॉल्व करा लिया है, उनको एक टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा और वो अपना आईटीसी भी क्लेम करेंगे और अपना जीएसटी टैक्स भी
पे करेंगे, चाहे वो उनका सेमी गुड्स हो या फिर उनका कोई भी इनपुट वगैरह है वो भी वो क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर उनका यूटीजीएसटी या सीजीएसटी, यूटीजीएसटी या फिर आईजीएसटी में इन्वॉल्व नहीं होता तो इट मीन्स कि वो सीजीएसटी में भी इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, उनका जीएसटीएन नंबर नहीं बनता और यहाँ पर वो आईटी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अवेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बताता है अगर आप वॉलेंट्री अपनी इच्छा से अपना जीएसटी में एनरोल कराना चाहते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है शिफ्टिंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम टू रेगुलर स्कीम। काफी बार क्या होता है कि हम स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं जहां पर हमको छोटा छोटा खर्चा भरना पड़ता है। हमने ये प्रीवियस कुछ चैप्टर पहले पढ़ा था, 5वें या चौथे चैप्टर में, जब मैंने कॉम्पोजिशन लीवी स्कीम पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि कुछ पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको टैक्स कम भरना है, रिटर्न वगैरह में छूट मिल जाती है, कंप्लायंस से छूट मिल जाती है, ठीक है, और फाइलिंग के टाइम पे उनकी किस्तें क्वार्टरली भर सकते हैं वो लोग, तो इसीलिए वो कंपोजिशन स्कीम ले लेते हैं। अब कंपोजिशन स्कीम के बाद एक लिमिट में उनकी जो टैक्स होता है ना वो बढ़ने लग जाता है, उनकी सप्लाई जो वो इंक्रीज होने लगती है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट जो रखी गई है कंपोजिशन की 1 लाख 1 करोड़ जो भी है वो पार हो जाती है। अब जैसे ही वो पार होती है कंपोजिशन स्कीम, उनको लगता है कि अब हमको ना इसको छोड़कर रेगुलर स्कीम में जाना है। किसमें जाना है? रेगुलर स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम का खास बात क्या है, कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर ना आप लोगों को क्या नहीं मिलता, आईटीसी नहीं मिलता, ठीक है। अब मान लो कोई पर्सन है जिसने कंपोजिशन स्कीम में इन्वॉल्व करा रखा है और वो ऐसे चल रहा है, महीना अपना काट रहा है। अब यहाँ आता है जून, अप्रैल से उसने कंपोजिशन स्कीम में एनरोल कराया, अब आता है जून। क्या वो विद इन जून में, क्या बीच में कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर में चेंज हो सकता है? तो मैंने तब बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि वो हो सकता है, बट अगर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो अप टू एक लिमिट से पार हो जाती है तब, तो वो यहाँ पर सरकार उसको बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि अब आप जून में ना आप इन्वॉल्व हो जाओ रेगुलर स्कीम में। किसमें? रेगुलर स्कीम में। जैसे ही रेगुलर स्कीम में इन्वॉल्व होगा तब उसको क्या मिलेगा? आईटीसी मिलने लगेगा। कब से आईटीसी मिलेगा? आईटीसी जिस दिन से वो इन्वॉल्व होगा ना उस दिन के बाद से मिलेगा। इससे पहले जो अप्रैल से जून तक उसने काम करा है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर तो वो कंपोजिशन स्कीम में था, समझ रहे हो। तो कंपोजिशन स्कीम से अगर आप शिफ्ट होते हो रेगुलर स्कीम में तो आपको आईटीसी मिलने शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद 18th का 1 और डी क्लोज है हमारा, व्हेन ए एग्जम्प्ट सप्लाई बिकम टैक्सेबल सप्लाई। जब कोई एग्जम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई में बदल जाए उस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार ने कुछ गुड्स नोटिफाइड करे हुए हैं जो एग्जम्प्ट होते हैं, जिन पर आप टैक्स नहीं ले सकते, आपका आईटीसी नहीं बनता। एग्जम्प्ट सप्लाई या नील रेटेड सप्लाई बोल सकते हो। उससे अगर आप अपनी टैक्सेबल सप्लाई में चले जाते हो तब आपको आईटीसी यानी कि जो इनपुट है वो मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जिस दिन से आप टैक्सेबल सप्लाई में पहुंचोगे, एग्जम्प्ट सप्लाई को छोड़ करके जो भी डेट में आप पहुंचोगे उस दिन से पिछला जो 1 साल होगा उसमें जो भी सेल हुई होगी उस सेल की आपको मिलेगी इनपुट, ठीक है। सिर्फ 1 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। अगर 1.5-2 साल पहले से आप सप्लाई कर रहे हो वो भी एग्जम्प्ट में, तब आपको उसका आईटीसी क्लेम नहीं करना पड़ेगा, नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जैसे कि आज से आप टैक्सेबल सप्लाई में आए एग्जम्प्ट से छोड़ के, आज से 1 साल पहले जो भी सप्लाई आपने करी होगी वो सारा आपको मिल जाएगा आईटीसी में, आप उसको क्लेम कर सकते हो इजिली, समझे। अगला आता है रिमूवेबल ऑफ कैपिटल गुड्स। ऐसी जगह जहां आपके कैपिटल गुड्स की वैल्यू जो है धीरे धीरे क्या होती है? डाउन होती है। कैपिटल गुड्स में कुछ ब्रोकेज आती है, कुछ टूट फूट होती है जहां वैल्यू डाउन होती है। आप कैपिटल गुड्स से जो भी गुड्स बना रहे हो, रॉ मटेरियल बना रहे हो, इनपुट बना रहे हो, और अगर वो इनपुट आपके क्रेडिट साइड में लेजर में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है वहां शो कर रहा है, तब आप उसको अवेल कर सकते हो जितना भी आउटपुट आपका बनता है कैपिटल गुड्स का। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फिक्स एसेट हो गया, इन सब पे। अदरवाइज अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो नहीं कर रहा इनपुट तो आप इसको अवेल नहीं कर पाओगे, समझ आया। तो ये थे कुछ स्पेशल केसेस जहां पर बनाए गए हैं, आप जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकते हो। अगला पॉइंट आ जाता है आपकी बुक का लास्ट पॉइंट है आईटीसी इन रिलेशन विद जॉब वर्क, सेक्शन नंबर 19। सेक्शन 19 के अंदर आईटीसी जॉब वर्क के अंदर कैसे काम करता है ये समझो। तो इसके लिए आपको एग्जांपल लेके समझाना पड़ेगा। देखो ये है दिल्ली, दूसरा है ये हरियाणा, और ये मेरा जॉब वर्क है। ये मेरा क्या है? आप इसको बोलो जॉब वर्क, ठीक है। यहां मेरा जॉब वर्क चल रहा है हरियाणा में, और अभी मैं बैठा हूं यहाँ पे मान लो राजस्थान में, ठीक है।
मैं 1 मिनट चेक कर लूं, आपको दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है। अब देखो राजस्थान से ये है सप्लायर, क्या है? सप्लायर। यहां से मैं अपना माल ले लेता हूं और मैं कहां बैठा हूं? मैं बैठा हूं दिल्ली में। ये कौन हूं? मैं हूं, ठीक है, मैं दिल्ली में बैठा हूं। राजस्थान से मैं माल मंगवाता हूं, कहां पे मंगवाता हूं? दिल्ली में मंगवाता हूं। बट क्या हो अगर मैं राजस्थान से माल दिल्ली ना मंगवाकर मैं बोलूं कि आप एक काम करो, हरियाणा भेज दो मेरा माल, आप इसका बिल मेरे को दे दो। क्या दे दो मेरे को? बिल, यानी कि इनवॉइस। ठीक है, मैंने इनवॉइस मंगा लिया दिल्ली में क्योंकि मुझे क्लेम करना था उस पर आईटीसी जो मिलता है उस पर। मैंने बोला राजस्थान से आप सप्लायर भाई साहब आप मेरा माल हरियाणा पहुंचा दो, हरियाणा में मेरा जॉब वर्क है, वहां पर जो मेरा रॉ मटेरियल होगा, जो काम होगा, छोटा मोटा टूट फूट वाला काम, वो सारा जॉब वर्क हरियाणा में होता है मेरा। हरियाणा में जैसे ही मेरा इनपुट जाएगा, ठीक है, और जो कैपिटल गुड्स है वो भी वहां भेज दो, कैपिटल गुड्स और इनपुट दोनों भेज दो। ठीक है, इनपुट भी और कैपिटल गुड्स भी मैंने दोनों को बोला आप हरियाणा भेज दो। कहां से? राजस्थान से। आईटीसी मैं क्लेम कर लूंगा, आप मेरे को दोनों के इनवॉइसेस भेज दो। यहाँ मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया, यहाँ मेरे जॉब वर्क के चला गया। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है अगर आपने इनपुट जो है हरियाणा भिजवाया, यानी कि आप हो अभी प्रिंसिपल, जो आप हो ना, आपको पता है क्या बोलेगा जाएगा? आपको बोला जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, आप प्रिंसिपल हो क्योंकि आपने मंगाया है। ठीक है, और ये कौन है? सप्लायर है, और ये कौन है? एक एजेंट है जहां पर आपका काम चल रहा है। गवर्नमेंट बोलती है अगर आप आईटीसी क्लेम करते हो इनपुट के ऊपर, किसके ऊपर? इनपुट्स के ऊपर, तो कहती है कि अगर सप्लायर ने सेंड करा है गुड्स जॉब वर्क के लिए, सप्लायर ने गुड्स भेजा है हरियाणा जॉब वर्क के लिए, और अगर वो गुड्स विद इन 1 ईयर, मतलब कि ये जो गुड्स यहाँ भेजे हैं 1 साल के अंदर अंदर जॉब वर्क खत्म होकर ये गुड्स वापस अपने प्रिंसिपल वाली जगह पे, यानी कि ये गुड्स 1 साल बाद दिल्ली पहुंच जाने चाहिए। ये गुड्स कहाँ पहुंच जाने चाहिए? दिल्ली। 1 साल के अंदर, कितने टाइम के अंदर? 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। अगर ऐसा हुआ कि आपने गुड सप्लायर को बोला आप जॉब वर्क पे भेज दो, यानी हरियाणा भेज दो, और हरियाणा से वो 1 साल बाद गुड्स या 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर आपके पास वापस आ जाते हैं जॉब वर्क हो जाने के बाद, तब आपको उसका आईटीसी जो आपने लिया है वो तो आपको मिलेगा। अदरवाइज वो जो आपका आईटीसी है वो आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा अगर यहाँ पर 1 साल से ज्यादा का टाइम लग गया। कहां से? हरियाणा से दिल्ली आने में, जॉब वर्क होकर वापस आने में 1 साल से ज्यादा लगा, तो सरकार क्या मानेगी कि आपने सप्लायर से गुड्स ना बिकवा दिए, आपने गुड्स को सेल कर दिया, और जब गुड्स सेल हो जाएंगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा या फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही लिखा है कि जॉब वर्क कंप्लीट होने के बाद गुड्स जो है वो सेंड होने चाहिए प्रिंसिपल को कितने साल में? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। जिस दिन से इसने इसको रिसिप्ट काट के दिया होगा, इनवॉइस काट के दिया होगा, उस दिन की डेट से 1 साल की डेट कैलकुलेट करी जाएगी। 1 साल में जो गुड्स है यहां से यहां आ जाने चाहिए वापस। नहीं आए तो इसका आईटीसी जो इसने क्लेम करा है वो गवर्नमेंट को टैक्स के साथ, इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, और ये मान लिया जाएगा ये जीएसटी है, सप्लाई है, और इस पे आपको सेल का जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि इन केस अगर डिले हो जाता है आईटीसी तो वो रिवर्स हो जाएगा प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल जो है, जो दिल्ली में मैं हूं, मेरे से वो आईटीसी वापस चला जाएगा। मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता इनपुट्स का। अब बात कर लेते हैं कि अगर आईटीसी कैपिटल गुड्स के केसेस में होगा तब क्या होगा। सेम सिचुएशन है, आप ये हो प्रिंसिपल, राजस्थान में आपका सप्लायर है कोई, आपने उसको बोला कि आप मेरे को इनवॉइस दे दो, आप मेरे कैपिटल गुड्स हरियाणा भेज दो जॉब वर्क के लिए, वहां कुछ काम इन पे बाकी है तो वो काम करके फिनिश्ड गुड बना के मेरे को भेज देंगे। बोला ठीक है, सप्लायर ने क्या करा, हरियाणा में आपके गुड्स भेज दिए। अब गवर्नमेंट फिर आती है यहाँ पे, गवर्नमेंट फिर आई और गवर्नमेंट ने फिर बोला कि आपने इस बार सप्लायर को अपने क्या करें, गुड्स सेंड करें, और सप्लायर ने आपके गुड्स जॉब वर्क के लिए भेज दिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट बोली कि अगर जॉब वर्क, इफ जॉब वर्क नॉट कंप्लीटेड सेंट गुड्स विद इन 3 ईयर्स, गवर्नमेंट ने इस बार 3 साल का टाइम दिया। अगर कैपिटल गुड्स की बात है तो कैपिटल गुड्स में 3 साल का टाइम होता है, मिनिमम टाइम क्या दिया है, 3 ईयर्स का, तो यहां लिख लो 3 ईयर्स, ये रहा 3 साल, और यहां पर साल था 1 साल, तो इनपुट के केस में टाइम होता है 1 ईयर। अगर 3 साल के अंदर जॉब वर्क हो करके, कंप्लीट हो करके हरियाणा से माल मेरे प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल की जगह दिल्ली में नहीं आया, तो फिर आपका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा आपको, और आपका इनपुट वो है कैंसिल हो जाएगा। समझ आया? और इसको मान लिया जाएगा ये सीधी सीधी तौर पर सप्लायर से आपने सेल करवा दी, और सेल के ऊपर जो बनता है आईजीएसटी या जीएसटी,
एक जगह से दूसरी जगह आप लेके गए हो, एक स्टेट से अलग स्टेट में लेके गए हो, तो आपका आईजीएसटी जो बनेगा स्टेट वाइज वो आपको पे करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, समझे। अगर आपकी इनपुट की बात है तो इनपुट में टाइम है 1 ईयर का, याद रखना। और कैपिटल गुड्स में टाइम दिया है आईटीसी क्लेम करने का 3 साल। 3 साल तक जॉब वर्क वाला हरियाणा वाला बंदा हमारे कैपिटल गुड्स को अपने पास रख सकता है काम के लिए। 3 साल से एक दिन भी ऊपर अगर उसने रखा तो फिर हमारा आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, और 3 साल के अंदर इसको यहां से यहां भेजना है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमें ये देखना है कि आपने एक्चुअल में वो काम जॉब वर्क के लिए ही उनको भेजा है। ये तो नहीं कि आपने उनको रखने के लिए भेज दिया, सेल ही कर दिया। सेल कर दिया तो भाई सेल के हिसाब से जीएसटी भरो। सेल नहीं करा, आईटीसी आपको मिलना है, आईटीसी चाहिए तो आप इसको बुलाओ और 3 साल बाद इससे 3 साल के अंदर अंदर इसको ले लो, फिर आपको आईटीसी भी मिलेगा और गुड्स भी आपके पास रहेंगे, समझ आया। तो ये फंडा होता है सेक्शन नंबर 19, जहां हम पढ़ते हैं आईटीसी रिलेशन विद जॉब वर्क, जॉब वर्क से रिलेटेड आईटीसी कैसे क्लेम किया जाता है, सेक्शन 19, ठीक है। तो इस जगह पर आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 10, आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर अच्छे से हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि नेक्स्ट पार्ट यानी कि चैप्टर नंबर 11 जब मैं कल वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक टाइम से पहुंच जाए। अब आप इसकी प्रैक्टिस करो, उतार लो बैठ के। अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और बोर्ड पे भी है। इस नंबर पे आप मैसेज कर देना कि नोट्स के प्राइस बता दो। मिनिमम प्राइस 150 रुपीज है, जो पे करके आप नोट्स की पीडीएफ को व्हाट्सएप से बाय कर सकते हो। चलो भाई, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। अगर किसी का डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे ड्रॉप कर देना। और डिस्क्रिप्शन में बाकी प्लेलिस्ट वगैरह सारी दे रखी है मैंने, जो आपके प्रीवियस चैप्टर है वो प्लेलिस्ट से जाके वॉच कर लेना डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। उतार लो।